हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मा स्टेशनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ कॉमन, कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन, उसके कॉन्स्टेंट और सबसे जरूरी पहलू उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बड़े सिंपल तरीके से, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं मेडिकल के वो आराम से हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अगर हम आज के वीडियो के बारे में बात करें तो मैंने एक रैंडम ब्रांड लिया है जिसका ब्रांड नेम है सॉल्विन कोल्ड। ठीक है, सॉल्विन के बारे में हमने बात किया था। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्विन कोल्ड का, और इसे बनाने वाली कंपनी है आपकी इप्का फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये जो सॉल्विन कोल्ड है इसमें 2 से अधिक ड्रग का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें उनके कॉम्बिनेशन का, तो पहला ड्रग का नाम है पैरास्टामोल, उसका स्ट्रेंथ है 500 mg। दूसरा है फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg और क्लोरफेनारामीन मेलिएट 2 mg का। यानी कि ये एक मल्टी ड्रग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और इसके कंसंट्रेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया, और तीनों के तीनों इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। इसका इंडिकेशन क्या है, सॉल्विन कोल्ड हम किसे देते हैं वो तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसे केस जिसमें किसी व्यक्ति को सर्दी और सर्दी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे बुखार आना, सर दर्द करना, नाक का बंद हो जाना, छींक जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स का आना, तो उसको ये दिया जाता है। एज इट्स नेम इंडिकेट, ये कोल्ड और कोल्ड से संबंधित प्रॉब्लम को ठीक करने में यूज़ करते हैं, तो इसका मैकेनिज्म भी उसी के आसपास घूम रहा होगा। चलिए अब फिर हम बात कर लेते हैं कि उसके मैकेनिज्म का। यहाँ पे 3 ड्रग हैं। पहला ड्रग है आपका पैरास्टामोल, जो 2 कैटेगरी को बिलोंग करता है, एंटीपायरेटिक और दूसरा एनाल्जेसिक, और दोनों कैटेगरी एक ही क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, और यह है आपका NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का है। और इसके पास 2 मेन एक्टिविटी है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है बट बहुत कम, नेग्लेजिबल के आसपास है। मेनली ये एंटीपायरेटिक और थोड़ा सा एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखता है। दूसरा जो आपका फिनाइलेफ्रिन है, ये आपका नेजल डीकंजेशन का एग्जाम्पल है। तो नाक जब आपकी चोक हो जाती है तो उस चोक को हटाने के लिए नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग हम यूज़ करते हैं, और उसी का एग्जाम्पल है क्लोरफेनारामीन। ये आपका एंटी एलर्जिक ड्रग है, जो कि एलर्जी के केस, जैसे एलर्जी मतलब होता है जब कभी भी कोई व्यक्ति के शरीर में एलर्जन आ जाता है और इंटरेक्शन होता है, जिसके बहुत सारे सिम्टम है। कुछ एक एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो छींक आना, नाक से पानी टपकना, अर्टिकारिया की प्रॉब्लम होना, खुजली का प्रॉब्लम होना, आँख का लाल होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं। और ये सारे सिम्टम आप महसूस करते हो कि ये आपके सर्दी के केस में होते हैं। बुखार भी कभी कभी आ सकता है, और बदन दर्द तो करता ही करता है। तो इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है सूमो कोल्ड के अंदर, वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पैरास्टामोल 500 mg, फिनाइलेफ्रिन 10 mg और आपका क्लोरफेनारामीन 2 mg। ठीक है, अब एक एक करके काम करने के तरीके को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम पैरास्टामोल कैसे काम करता है। पैरास्टामोल एक एग्जाम्पल है NSAID कैटेगरी के अंदर का। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसके अंदर 2 काम करता है, एक है एंटीपायरेटिक और दूसरा है एनाल्जेसिक। ठीक है, ये 2 काम करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको और डायग्राम बना के बताऊं। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि एंटीपायरेटिक कैसे काम करता है, या एंटीपायरेटिक के रूप में इसकी क्या भूमिका होती है। अगर ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति स्माइली व्यक्ति यहाँ से मूव कर रहा है कहीं पे, किसी भी कारण से जो पैरोजन है, जिसको हम लोग या तो एंटीजन बोलें, ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, इस रेस्पेक्ट में बोलूँ तो मैं पैरोजन बोलता हूँ। ये जो पैरोजन है इनके कॉन्टेक्ट में ये आ जाता है। तो जैसे ये पैरोजन या पैरोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में ये व्यक्ति आता है, तो इसकी जो बॉडी का एक सेंटर है ब्रेन, इसमें एक सेंटर है हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, इसके अंदर लोकेटेड है। तो इसको बोल गया थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, जो कि ये सेट करता है कि इस व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर को हम हमेशा 37 डिग्री के आसपास रखें, मेंटेन करके रखें, ताकि ये व्यक्ति अच्छा खासा नॉर्मल और हेल्दी रहे। लेकिन जैसे ही ये पैरोजन आता है, ये पैरोजन इस थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को डिस्टर्ब कर देता है, अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से ये आपके बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन नहीं कर पाता, और ये ऊपर चला जाता है। और ऊपर ऊपर जाते जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली बढ़ता जाएगा, और बढ़े हुए टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, हम फीवर बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप पैरास्टामोल यूज करते हो, इन दिस केस PCM शॉर्ट फॉर्म पैरासीटामोल, तो ये जो पैरास्टामोल है इसी थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट को ऑटोमेटिक जो कट सिस्टम होता था कि बढ़ने पे ठीक कर दे, ठीक करने पे आपको मैनेज कर दे, उसी को वापस से रिस्टोर करता है। और इसके रिस्टोर करते ही बॉडी का टेम्परेचर वापस से जो बढ़ा हुआ होगा उससे कम होकर के आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होकर के आ सके। ये इसकी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी है, जो कि COX-3 के ऊपर डिपेंड करती है, और COX-3 आपके ब्रेन में लोकेटेड होता है। ये तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। ये इस पैरास्टामोल का एंटीपायरेटिक एक्टिविटी हुआ। दूसरा, इसके पास दूसरी एक्टिविटी है एनाल्जेसिक। वो कैसे काम करती है उसको दूसरे
से हम समझते हैं। एनाल्जेसिक यानी कि ऐसा ड्रग जो कि पेन के परसेप्शन को कम करता है। तो अगर मैं नीचे से ऊपर रिवर्स फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल को फॉलो करूं तो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो अगर कहीं पे प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे पेन हो रहा है। इसको रिवर्स बोला जाए कि अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो उसका मतलब है कि वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता किससे? प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है कॉक्स या लॉक्स पाथवे थे। उसमें से अगर हम कॉक्स पकड़ें तो कॉक्स 1 या कॉक्स 2 ये दोनों आगे जाकर के प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं और कॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एराकिडोनिक एसिड। तो फाइनली ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है और फाइनली आपको पेन का एहसास हो रहा है, तो पॉजिटिव डाल देता हूँ उसको, ये पेन हो रहा है। अगर आप NSAID कैटेगरी के ड्रग देते हो जिसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे नॉन सेलेक्टिव, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल, तीसरा होता है सेलेक्टिव और चौथा जो मैंने अभी आपको बोला स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक बट वीक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, तो वो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी का ड्रग हो, भले वीक हो क्यों ना हो, वहाँ पे जो आपका पैरासीटामोल है वो क्या करता है, इस कॉक्स के पाथवे को अफेक्ट करता है। इस कॉक्स के पाथवे को अफेक्ट करने की वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन भी नहीं बनेगा। तो अब प्रेजेंस ऑफ पेन दैट वाज पॉजिटिव, अब वो हो जाएगा एब्सेंस ऑफ पेन दैट इज नेगेटिव। तो इस तरीके से पैरासीटामोल दो तरीके से काम किया, पेन में भी काम किया और आपके फीवर में भी काम किया। दूसरा है फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका जो काम है वह नेजल डीकंजेशन का काम करना है। तो नेजल डीकंजेशन को समझते हैं, पहले समझते हैं नेजल कंजेशन क्या होता है। देखो ये आपका नोज है, ठीक है, नोस्ट्राइल्स है, थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं इसको। तो ये है आपका नोस्ट्राइल, ठीक, नोज मान लो तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, नोस्ट्राइल तो उसी समझ में आ जाएगा। ये आपका नोज है, इसके अंदर एक ब्लड वेसल पाया जाता है जो थोड़ा सा मैं रफ बनाता हूँ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक, पहचान में आए इसलिए इसको थोड़ा सा अलग डिजाइन दे देता हूँ। ये आपका ब्लड वेसल हो गया, ये छोटा वाला हिस्सा यही आपका ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, ये हिस्सा। तो ये देखिए ये जो जगह है ये कितना सफिशिएंट है, इस जगह से होता हुआ आपका जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगा और रेस्पेक्टिवली CO2 भी वापस एक्सचेंज में आ जाएगा। अगर वापस आएगा तो CO2 है, तो जगह बहुत सफिशिएंट है। ये जगह अगर सकरा हो जाए तो, ये अगर कंजेशन में आ जाए तो कैसे होगा, रास्ता छोटा हो जाएगा और किसी को भी मूव करने में दिक्कत जाएगी। अब वो जगह छोटा क्यों होगा, जरा फोकस करिएगा इस ब्लड वेसल पे कि अगर ये ब्लड वेसल चौड़ा हो जाए तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, अब इसको बढ़ाता हूँ प्रोग्रेसिवली कि अब ये बताऊँ कि ये ब्लड वेसल फैल करके इतना हो गया, ये आपका ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल्स। तो देखिए रास्ता छोटा हो गया, अब यहाँ पे जगह कम बची तो इसमें से ऑक्सीजन को जाने में दिक्कत जाएगी। तो ये क्यों हुआ, ये आपके ब्लड वेसल के डायलेशन की वजह से हुआ और हमको अब इसको ठीक करना है तो हमको वापस इसको कॉन्स्टिट्यूट करके पहले जैसा स्टेज में लाना पड़ेगा और उसी को पूरा करने का लाने का काम करता है फिनाइलेफ्रिन। और इसका काम करने का तरीका क्या है, ये अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये आपका फिनाइलेफ्रिन ये अल्फा रिसेप्टर और अल्फा रिसेप्टर का एगोनिस्ट होने के कारण से इस पे बाइंड होगा और इसके बाइंड होने की वजह से हमारे को मिलेगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी अल्फा रिसेप्टर की ये है कि ये वैसों को कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो ये जो ब्लड वेसल था वो वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और पहले जैसा था छोटा सा वैसा आ जाएगा और इसके बाद ये जो रास्ता था वो फिर से खुल जाएगा और ये फिर से O2 CO2 जो भी गैसेस है आसानी से मूव करेगा। तो ये पाथवे खुल गया। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो इसका मैकेनिज्म तो मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा कोई नेशनल हाईवे है और यहाँ से आप किसी कार में गुजर रहे हैं, ठीक है, ये आप कार में गुजर रहे हो, कार से जाते समय आपने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर बीच में आ गया। अब इस केस में आप तो गुजर नहीं पाओगे। अगर हम पहले की बात करते, चलो हटा देते हैं, पहले की बात करते तो आप आराम से यहाँ से मूव कर सकते थे, यहाँ से आप मूव करके यहाँ आप पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन अब दूसरा केस लेते हैं इसी में कि आप गुजर रहे हो, उससे बहुत पहले एक बड़ा सा पत्थर ऑब्स्टेकल आकर गया, तो ये हो गया कंजेशन यानी कि ब्लॉकेज हो गया। अब इसके थ्रू आप क्या जा सकते हो, नहीं, थोड़ा सा जगह भी होगा अगर बगल में तो वो भी आप नहीं जा पाओगे। तो आप कब जा पाओगे, दोनों तरफ में से किसी तरफ से भी जब इसको छील के थोड़ा छोटा कर दिया जाए तब आप पहुँच पाओगे। तो ये पूरा ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा चौड़ा हो गया इसलिए रोड को ब्लॉक कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे कंजेशन की जगह डीकंजेस्टेंट यूज करें तो वो व्यक्ति इस पत्थर को छीलना शुरू कर देगा। जो भी वर्कर्स होंगे वहाँ पे नेशनल हाईवे पे काम करने वाले वो उसको छीलना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से वो थोड़ा छिल के छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से जगह तो बनी लेकिन इसमें से सिर्फ बाइक वगैरह गुजर सकता है। फिर अगर बाद में ये पूरी तरह से हट गया तो ये पूरा रास्ता खुल गया और अगेन आप इसमें से आराम से निकल सकते हो। तो जिस तरीके से कंजेशन का कारण डायलेशन हुआ ब्लड वेसल का, वैसे ही इसको अगर हम कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें तो आसानी से गुजर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो ड्रग है आपका क्लोरफेनारामीन, वो एंटी एलर्जिक ड्रग है। और एंटी एलर्जिक ड्रग कैसे काम करता है, देखो फिर से वही ऊपर डायग्राम बनेगा। अगर ये कोई व्यक्ति है और ये किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो एलर्जन कुछ भी हो सकते हैं, इट मे बी डस्ट, इट मे बी फ्लावर,
इट में बी परफ्यूम और एनी स्मेल, कुछ भी हो सकता है। इसके आने से इसकी बॉडी का एंटीबॉडी स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इसका प्रोसेस कैसा करता है, ये उस व्यक्ति के शरीर में प्रेजेंट मास्ट सेल है, दिस इज कॉल्ड मास्ट सेल। इस मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन पाए जाते हैं, दीज आर द हिस्टामिन। ये हिस्टामिन के ऊपर में इस तरीके से, जो मास्ट सेल के ऊपर में बोलना चाहिए, बाइंडिंग साइट होते हैं जिसे हम कहते हैं एपिटोप। ये जो एलर्जन है वो इस पे आकर के बाइंड होंगे और ये जो मास्ट सेल है आपका डीग्रेनुलेट हो जाएगा और अंदर से हिस्टामिन निकलेगा। यहाँ पे H1 टाइप का बोलना जरूरी है, H1 हिस्टामिन निकलेगा और ये H1 हिस्टामिन आगे जाकर के अपने रेस्पेक्टिव H1 रिसेप्टर पे जाकर के इस तरीके से बाइंड हो जाएगा और जैसे ही बाइंड होगा वैसे ही एलर्जिक रिस्पॉन्स जिसके बारे में हम बात किए थे, छींक आना, खुजली होना, एलर्जी होना, अर्टिकारिया होना, ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उसके कारण से पूरा व्यक्ति परेशान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका क्लोरफेनारामीन है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को बिलोंग करता है। तो जहाँ पे इस वाले फोकस पॉइंट पे जरा देखिएगा, जहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस वाले पे देखिए कि हिस्टामिन बाइंड हो रहा था तो पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा था। अगर हम हिस्टामिन को इस तरीके से बाइंड होने ही ना दें, तो ये हम ब्लॉकर यूज़ कर ले तो हिस्टामिन तो यहाँ से आएगा लेकिन बाइंड नहीं हो पाएगा और बाइंड नहीं होगा तो पूरा प्रोसेस जो है वो चालू नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से आपका जो सॉल्विन कोल्ड है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अपने अपने काम करने के तरीके के हिसाब से काम करता है और आपको बेनिफिट देता है। कि आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।